हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर वन्य जीव है उसको कंप्लीट कर देते हैं। कुछ एक बातें हैं वो जान देखते हैं। कल हमने जिलेवार वन्य जीव देखा था, तो आप जरूर देखिएगा। जिलेवार वन्य जीव एग्जाम में आते हैं। सीईटी के एग्जाम आ चुके हैं। आज मंडे हो चुका है। आपके पास बस 2 या 3 दिन ही बचे हैं, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन एग्जाम रहेगी। तो उस दिन से पहले ही आप चले जाओगे जहां पर आपका सेंटर होगा, या फिर उस दिन। तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, देख लेना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इतने दिनों से आपने तैयारी की है, इसलिए आपका पेपर अच्छा तो जाना ही है। वैसे भी यहाँ पर आपको 40% ही लाने हैं, तो डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। अगर आप टेंशन करोगे तो सच में आप बाहर हो सकते हो, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी। आपने बिल्कुल एंजॉय से पढ़ना है, एंजॉय से आपको पेपर देना है अच्छे से। तो चलिए आज क्या देखने वाले हैं। आज हम ये बोर्ड है उनकी सन देखते हैं। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, जल प्रदूषण बोर्ड कब स्थापना हुई थी, इन सब की पूछ ली जाती है। तो इन चीजों पर एक बार नजर मार लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान टाइगर बाघ जो हमारी परियोजनाएं हैं वो कितनी है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान भूगोल के अंदर आज हम देखने वाले हैं ये बोर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। क्या राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 14 सितंबर 2010 को होती है। कब होती है? 14 सितंबर 2010 के अंदर होती है। कब होती है? 2010 के अंदर। कब? 14 सितंबर के अंदर। किसकी होती है? तो हमारे जो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना होती है। किसकी? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, हमारे वन्य जो जीव है यानी जंगल में जो जानवर है उनको बचाने के लिए जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो आया कितना था? 1972 को आता है। कब आता है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को आता है। उसके बाद हम देखें बाघ संरक्षण अधिनियम, ये तो आया था हमारे वन्य जीव है यानी सभी वन्य जीवों के अंदर आया था कि जो वन्य जीव है हमारे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनकी निरंतर संख्या लुप्त होती जा रही है, वो उनके क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग जंगल के पास जाकर उनके एरिया कवर कर रहे हैं, उनके विचरण के क्षेत्र को कम कर रहे हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए, वनों के जीवों के बचाने के लिए हमें ये सुरक्षा अधिनियम लेके आए थे। कब आए थे? 1972 को। कब लाए थे? 1972 को। फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि बाघ है वो तेजी से कम हो रहे हैं, तो बाघों की संरक्षण अधिनियम जो लेकर आए थे वो 1973 को लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1973। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को आया था। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के अंदर आता है। ये बाघ संरक्षण अधिनियम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण नीति है, क्योंकि जल प्रदूषण हो रहा था, जल प्रदूषण से बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिजीज पैदा हो जाती है, तो उससे बचने के लिए, तो जल को प्रदूषण से बचने के लिए ये एक प्रदूषण नियंत्रण नीति लेके आए कि कैसे जल को प्रदूषण को कम किया जाए, क्या चीजें अपनानी चाहिए, क्या गतिविधि अपनानी चाहिए और क्या मानव को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी चाहिए। तो इस वजह से ये जो हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण लेके आए थे, ये कब लेके आए थे? तो ये लेके आए थे 1974 के अंदर। अब बात करते हैं, हमने जल प्रदूषण नियंत्रण अपनाया। जैसे ही हमने जल प्रदूषण अपनाया उसके बाद पता चला कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल मतलब जो मगरमच्छ हमारे रह रहे हैं उनका संरक्षण भी तो हमें करना है, वो भी तो जल में विचरण कर रहे हैं। तो क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम भी हम नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं 1975 के। ये सभी बोर्ड की स्थापना क्रम से थी, इसलिए मैंने इन सभी को एक जगह ले आया। तो क्या देखा? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वन्य जीव है उनको बचाने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लेके आते। कब लेके आते हैं? 1972 को लेके आते हैं। फिर हमने देखा भाई वन्य जीव की हमने सुरक्षा की, लेकिन फिर वन्य जीवों में भी हमने देखा भाई बाघ सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हम जैसे ही वन्य जीवों की सुरक्षा अधिनियम बनाया वैसे ही हमें नजर आती है बाघों के ऊपर। फिर नेक्स्ट ईयर हमने क्या कर दिया? बाघ संरक्षण अधिनियम बना दिया। जब हमने 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था, तो बाघ संरक्षण अधिनियम नेक्स्ट ईयर बना दिया। कब? 1973
2003 को। दोनों नियम याद हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, जब हमने देखा भाई बाघ संरक्षण भी हमने कर लिया, अब क्या करें, हमने सोचा कि जंगल के अंदर जो ये पानी है हो सकता है कि प्रदूषण हो रहा हो, इस प्रदूषण की वजह से इन जानवरों को तकलीफ हो रही हो, जब ये पानी पीते हो तो अनेक प्रकार की डिजीज उन्हें होती हो, या फिर अन्य कुछ इस जल की वजह से इनकी बीमारियां पैदा हो जाती हो, जिस वजह से ये जानवर मर रहे होते, जिससे कमी हो रही है, तो क्या किया जाए। फिर हमने सोचा भाई हम जल प्रदूषण भी नियम लेके आते हैं, जल प्रदूषण अधिनियम भी लेके आते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर ही हमने क्या किया, जैसे ही बाघ संरक्षण अधिनियम लेके आए उसके बाद हम क्या लेके आते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण नीति। भाई हमें जल को क्या करना पड़ेगा, प्रदूषण से बचाना पड़ेगा, इसके नियंत्रण करना चाहिए। इसकी नियंत्रण नीति हमने नेक्स्ट ईयर लेके आए, तो 1974 के अंदर क्या लेके आते हैं, हम ये नियंत्रण नीति लेके आते हैं। जब हम जल प्रदूषण नियंत्रण नीति कर रहे थे, जल को प्रदूषण की तरफ हम उसको जांच कर रहे थे, तभी हमें पता चला कि यहाँ पर तो क्रोकोडाइल की भी समस्या है, क्रोकोडाइल भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब जल प्रदूषण को 1974 में हमने ये चीजें की, तब उसके बाद वहां पर हम बैठे थे, तभी बात की भाई हमें तो क्रोकोडाइल के लिए भी लेके आना चाहिए था। फिर हम क्या करते हैं, क्रोकोडाइल के भी लेके आते हैं, और क्रोकोडाइल के अधिनियम जो लेके आते हैं वो नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं 1975। तो आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। वापस से फटाफट देखिएगा, राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 के अंदर, फिर उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंदर आता है, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के अंदर आता है, जल प्रदूषण नियंत्रण नीति 1974 को आती है, और क्रोकोडाइल नीति 1975 को आती है। ये सभी आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमने वन्य जीव तो यहाँ पर बचा लिए, फिर हमने सोचा कि यदि वन्य जीव हमने बचा लिए तो वन्य जीव किस में विचरण करेंगे, वन के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, वन को भी बचाना चाहिए। क्या, वन को भी बचाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें वन को बचाने के अधिनियम लाने के लिए लग गए कितने, 5 साल। कितने लगे, 5 साल। उसके बाद हमारे वन संरक्षण अधिनियम आता है 1980 को। कब आता है, 1980 को। फिर हमने किस बात की सोची, वन संरक्षण अधिनियम की सोची 1980 के अंदर। फिर हमने वन भी बचाए। जैसे ही हमने वन बचाए उसके बाद हमने देखा भाई हमने वन्य जीव भी बचा लिए, बाघ भी बचा लिए, जल प्रदूषण भी, क्रोकोडाइल की बचा लिया, वन और वन्य जीव दोनों भी बचा लिए। अब क्या करें, बोले अब तो आपको क्या बचाना चाहिए, वन भी बचा लिए। अब हमारे हो रही है वायु प्रदूषण, हो सकता है इनकी कमी तो वायु प्रदूषण की वजह से भी हो सकती है। तो बोले जैसे प्रदूषण अधिनियम लेके आए उसमें कमी आई, वैसे ही हम क्या करते हैं, अब लेके आते हैं वायु प्रदूषण। अब देखना, वहां वन्य जीव के साथ जल प्रदूषण, उसके साथ क्रोकोडाइल वो लेके आए थे। यहाँ पर वन किस काम में आते हैं, पेड़ पौधे। वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या देते हैं, हवा। क्या देते हैं, हवा। तो पेड़ पौधे के बाद हम किसका करेंगे, वायु का, वायु प्रदूषण का। अब जब आप देखो कि वन जो अधिनियम आया था वो 1980 के अंदर आता है, तो यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण जो नियंत्रण नीति आती है वो 1981 को आती है। कब आती है, वायु प्रदूषण नीति 1981 को। इसके बाद हम क्या करते हैं, वन को भी वायु को भी। अब हमने कहा भाई हम तो पूरे पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि स्पेशल अगर हम वन के वाले क्षेत्र को करेंगे स्पेशल पर्यावरण के, तो हम तो क्या करते हैं, पूरे पर्यावरण की तरफ ध्यान देते हैं। हो सकता है पूरे पर्यावरण से इफेक्ट पड़ सकता हो, तो क्यों ना हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेके आते हैं। फिर हमने इसको 5 साल के बाद परिवर्तन किया था, या हमने 4 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 5 साल के बाद ही लेके आते हैं 1986 को। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आता है वो कब आता है, 1986 को। ये बात हमारे हो गई। उसके बाद हमने जैसे बाघ देखा कि बाघ की संख्या कम हो रही है, उसी प्रकार हमने देखा भाई ये तो हाथियों की संख्या कम हो रही है, तो हाथी संरक्षण अधिनियम लेके आते हैं। और हाथी संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1992 को। कब आता है, 1992 को आता है क्या, हाथी संरक्षण अधिनियम। इसके बाद हमने क्या देखा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। अब आप ये बोलोगे कि आपने ऊपर तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड लिखा है था। देखिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी यहाँ पर 14 सितंबर 2010 को। इससे पहले ये अधिनियम आया था, और ये अधिनियम जो आया था वो कब आया था, तो 2002 के अंदर आया था। कब आया था, 2002। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अंदर आता है, और इसके बोर्ड की
स्थापना होती है वो 14 सितंबर 2010 के अंदर होती है। इसके बाद हमने डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, डॉल्फिन कौन है? मछली, तो डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम लेके आते हैं, वो लेके आते हैं 2009 के अंदर। कब लेके आते हैं? 2009 के अंदर लेके आते हैं। और उसके बाद जनजातीय क्षेत्र जो अधिनियम है वो लेके आते हैं 2013 के अंदर। कब लेके आते हैं? 2013 के अंदर। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये हम लेके आए थे। और इन सभी को एक जगह लिखने से ये है कि अगर कोई सी भी सन आपके एग्जाम में आती है तो वो आप अच्छे से कर पाओ। तो देखिएगा, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 के अंदर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंदर, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, जल प्रदूषण 1974, क्रोकोडाइल 1975, वन संरक्षण 1980, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, हाथी संरक्षण 1992 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और डॉल्फिन 2009 और जनजातीय 2013। ये चीजें हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखते हैं? हम देखते हैं, अब देखते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखते हैं? राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं इन चीजों में कंफ्यूजन होता है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने हैं? 3। अब हम कैसे याद रखें कि राष्ट्रीय उद्यान 3 है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या देख रहे हैं हम? उद्यान, उद्यान में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हुए? 3। 1 2 3, 1 2 3। उद्यान में कितने अक्षर हैं? 3। कितने अक्षर हैं? 3। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। आज के बाद आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। तो राष्ट्रीय उद्यान में कितने अक्षर हैं? 3। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। हमें ये तो देख लिया कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि वो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद हम कौन सा देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर यहाँ पर पक्षी आते हैं। यहाँ एंचा नामक घास पाई जाती है जिसमें फंसकर पक्षी क्या कर देते हैं? मर जाते हैं, उनकी बड़ी संख्या में मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में पक्षी आते हैं और यहाँ पर साइब्रेन सारस से आते हैं, सारस पक्षी आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? भरतपुर में। अब एक और हमारा बच गया, क्योंकि हमने तो 3 लिखा था, और वो हमारा आता है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। और ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये अरावली पर्वतमाला में न स्थित होकर किस पर है? विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। और ये है कहाँ पर स्थित? तो ये हमारा स्थित है कोटा और चित्तौड़गढ़। कहाँ पर स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब यदि पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में मृग वन कितने हैं? क्या? मृग वन कितने हैं? तो मृग वन हमारे 7। इसके बाद हमारे राजस्थान में यदि जंतुआलय पूछा जाए, जंतुआलय, जंतुआलय पूछा जाए तो जंतुआलय कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। कैसे देखा हमने? जंतुआलय। तो देखिए, जंतु आलय, जंतु 2 और आलय 5। तो जंतुआलय में कितने अक्षर हैं? 5। तो कौन कौन से हैं? 5। और 5 के अंदर जो बीकानेर जंतुआलय है वो बंद कर दिया गया है। कोटा, जयपुर, ये वाले क्या है? अभी वर्तमान में
चल रहे हैं। अब हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, राजस्थान में मरवरण देख लिए, जंतुआलय देख लिए। वैसे इनकी संख्या नहीं पूछी जाती, ओनली राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट इनकी जरूर पूछी जा सकती है, बल्कि जो हमारे जंतुआलय हो गए, आखेटी से क्षेत्र हैं, इनकी संख्या नहीं पूछी जाती। इनके नाम दे दिए जाएंगे और ये कहाँ पर स्थित है ये पूछी जाती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमने तीनों चीजें पढ़ ली है, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर सवाईमाधोपुर, केवलादेव भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़, ये हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। अब इसके बाद हम लास्ट स्लाइड देख रहे हैं और वो लास्ट स्लाइड रहने वाली है हमारी किस क्षेत्र की, राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। अब यदि ये पूछा जाए कि ये टाइगर हमारे राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, तो देखिए हमने उद्यान में 3 अक्षर देखे, जंतुआलय में 5 देखे, तो जंतुआलय 5 स्थित है, उद्यान 3 स्थित है। इसी प्रकार टाइगर TIGER 1 2 3 4 5, तो टाइगर में कितने वर्ड है, 5। तो हमारे जो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी कितने चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले वही हमारा रणथंभौर आएगा। क्या आएगा, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। रणथंभौर जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, सवाईमाधोपुर में स्थित है, लेकिन सवाईमाधोपुर के जो आसपास वाले जिले हैं वो भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आसपास में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा आ जाएगा सवाईमाधोपुर, फिर आ जाएगा करौली, बूंदी और टोंक। ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। सेकंड जो जिला हम देखते हैं वो कौन सा, सेकंड जो टाइगर प्रोजेक्ट देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, वो देखते हैं हम सरिस्का। क्या देखते हैं, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। और ये सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है कि सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है ये अलवर में है। पहले इसके 2 पार्ट थे, ए अलग था, लेकिन बाद में ए को भी इसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब ए पार्ट अलग नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा है अलवर, जयपुर ग्रामीण, और आ जाएगा हमारा कोटपुतली बहरोड। क्या आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो सब उसके बाद कौन सा देखना है, हमने कौन सा देखा था वहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मुकुंदरा हिल्स, क्योंकि इसमें तीनों आ जाएंगे। उसके अंदर केवलादेव था, यहाँ पर केवलादेव नहीं आएगा, वहां केवलादेव था, बल्कि सरिस्का और रणथंभौर दोनों वहां पर स्थित थे। अब सरिस्का नहीं स्थित था, वहां पे मुकुंदरा हिल्स था, मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, अभी हमने देखा कि मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थित है, कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो क्या यहाँ पर यही लेंगे, जी बिल्कुल। यहाँ वहां हमने क्या लिया था, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कौन सा, बूंदी। तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर कौन सा लिया, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बूंदी। और जो हमारा 4 है वो कौन सा है, तो यहाँ रणथंभौर हमने ले लिया, सरिस्का ले लिया, मुकुंदरा हिल्स ले लिया, और 4th हमारा है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट। और ये रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र में है। और हाड़ौती क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है, ये हमारा है कोटा बूंदी। कहाँ पर स्थित है, कोटा बूंदी के अंदर। और 5वां हमारा अभी बना है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सा है, धौलपुर करौली। ये कहाँ पर स्थित है, धौलपुर करौली में, धौलपुर करौली में। और ये जो धौलपुर करौली में है ये क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, सबसे छोटी परियोजना है, सबसे छोटी परियोजना। कैसी है, सबसे छोटी परियोजना है।
तो ये हमने राजस्थान के 5 टाइगर प्रोजेक्ट देख लिए हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदर हिल्स, रामगढ़ और धौलपुर करौली। धौलपुर करौली अभी नवीन है, अभी बनाया गया है। तो रणथंभौर आ जाएगा, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, सरिस्का अंदर अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुर बहरौल, मुकुंदरा में कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, रामगढ़ विस्तार अंदर कोटा, बूंदी, धौलपुर करौली में धौलपुर करौली सबसे छोटी परियोजना है। तो ये सब हमने देखा इसी क्लास के अंदर। तो यहीं पर हम एंडिंग करते हैं। वन्य जीव के अंदर आप एक चीज और करना कि कौन कौन से अभ्यारण्य के अंदर कौन कौन से जीव प्रमुख हैं, उनको आप जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पुट होने की संभावना है। तो लगभग हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक हमारा उसके ऊर्जा वाला और टॉपिक बचा है, तो ऊर्जा में से कुछ फैक्ट हम जरूर देखेंगे। और परिवहन वाले लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल भी जिसने पढ़ा है उसके तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन जो अभी पढ़ेगा उसके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं छेड़ा है परिवहन वाला, वो अब छेड़ना भी मत, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो जरूर वहां से क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो ऐसे ही होती है यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट। मिलते हैं कल कुछ नया लेकर, और आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाई रहेगा। अधिक से अधिक क्लासों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।